जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है। इसके यहाँ पर हम 15 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये आपका 2021 का पेपर रहने वाला है, जो कि आपके 15 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे विथ कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक, तो देखिए सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो एजर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। एजर्शन मतलब आपको किसी चीज़ के बारे में जो है वो तथ्य दे देगा, कथन दे देगा और फिर उसके आपको तर्क देगा। अब कथन के अनुसार यदि तर्क सही होता है तब आपका दोनों सही होगा और उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट होगा। प्रीवियस जो मैंने 15 क्वेश्चन का सेट कराया था, मैंने उसमें ऐसे क्वेश्चंस को बताया था कि एजर्शन मतलब कथन और तर्क वाले प्रश्न हमसे क्या चाहते हैं, हम किस प्रकार से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ सबसे पहला है वो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। ये आपका बाइलिंगुअल सेशन है और बाइलिंगुअल यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से लेकर के पूरे लास्ट तक मतलब वयस्कावस्था तक ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल सही बात लग रही है, क्योंकि हमें बच्चे के डेवलपमेंट में ध्यान तो देना है, तो इन्फेंसी से एडोलेसेंस तक। तो ठीक है, अब हम रीज़न देखते हैं कि रीज़न इसके पीछे जो है वो क्या दे रहा है। इवन दो द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ आर सिग्निफिकेंट फॉर डेवलपमेंट। इसके साथ ही ये कह रहे हैं कि जो शुरुआत के कुछ साल होते हैं वो हमारे विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी द होल ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज़ अ सेंसिटिव पीरियड। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है सही है कि स्टार्टिंग में इन्फेंसी से लेकर के आपके एडोलेसेंस तक बच्चे के जो डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी तरीके के चेंजेस आते हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। तो उस समय बच्चे के विकास में हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो देखिए, यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मस्तिष्क नमनीयता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज़ ट्रू, ए इज़ फॉल्स और ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि डेवलपमेंट जो है फोकस करना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडोलेसेंस तक ही ध्यान देना है, उसके बाद ध्यान नहीं दिया जाता है। बट यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत नहीं है बट ये करेक्ट है। और जो यहाँ इसका एक्सप्लेनेट किया है, इसको रीज़न दिया गया है कि शुरुआत के कुछ साल में क्यों ध्यान देना चाहिए, कि वाई ओनली इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। तब इन्होंने बताया कि ब्रेन का डेवलपमेंट और बहुत सारे चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर इस एज में होते हैं, इसीलिए इस एज में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ए और आर दोनों सही हैं और आर जो आपका तर्क है वो उसका क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट कर रहा है। जो रीज़न दिया गया है वो कथन के अनुसार सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट। इसमें से समाजीकरण के बारे में कुछ कथन आपको दिए जा रहे हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है। पहला, फैमिलीज एंड स्कूल्स आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू सोशलाइजेशन बट देयर आर अदर एजेंसीज सच एज मीडिया एंड पीयर हु हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल। परिवार और स्कूल जो है वो समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ठीक है ये बात। स्कूल आर द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। तो स्कूल क्या प्राइमरी एजेंसी होता है, तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि स्कूल प्राइमरी नहीं होता है, प्राइमरी आपका फैमिली होता है। मीडिया इज़ नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है। मीडिया एक जो है क्या करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के समय में हम बात करें तो हम बहुत सारी चीज़ें मीडिया को ही देख के इन्फ्लुएंस होते हैं और उसी को देख के हम आगे भी चलते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डो नॉट प्ले एनी वाइटल रोल। तो ऐसा भी नहीं है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हम उनसे हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, उनके अनुरूप अच्छे बुरे चीज़ों को, मूल्यों को हम सीखते हैं। तो वो तो हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया में अच्छा महत्वपूर्ण योगदान निभाते। तो ये आपका गलत हो जाता है। तो अगर आप चारों ऑप्शन को देखें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है।
जो कह रहा है कि फैमिली और स्कूल मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं, साथ में मीडिया और पीयर्स जो आपके सहपाठी हैं उनका भी योगदान बराबर का है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में स्ट्रेस नीड्स टू बी प्लेस ऑन क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर वेयर, ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। अब आपसे पूछा है कि भाई आपका क्लासरूम क्या है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, तो हमें कहाँ ध्यान देना है बच्चे के। इमोशनल नीड ऑफ स्टूडेंट आर टेकन केयर ऑफ एंड दे फील वैल्यूड, तो गलत नहीं है, स्टेटमेंट सही है भाई कि इमोशनल नीड्स जो है बच्चे के ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए इसमें जो मेजर खेल होता है वो ऑप्शन का होता है। आप जब चीज़ों को रटेंगे सिर्फ तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखना है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन चेंज करके देते हैं। तो ऑप्शन को कई बार होता है कि 1 से 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तो उसमें जो अप्रॉक्स में जाएगा, जो सबसे ज़्यादा करीब होगा, हम उसको लेंगे। स्ट्रेस्ड इन प्ले ऑन परफॉर्मेंस गोल एंड अचीवमेंट इन टेस्ट डायरेक्ट टीचर्स परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट, तो ये देखिए ये तो परफॉर्मेंस गोल्स के ऊपर बता रहा है। तो निष्पादन कि बच्चे ने अच्छा किया तो मतलब अच्छा है, बाकी चीज़ को नेग्लेक्ट करने की बात कर रहा है। और अचीवमेंट इन टेस्ट डायरेक्ट टीचर्स परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ उतनी सही नहीं कह रहा है कि उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए। तो ऐसी बात नहीं, परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापक द्वारा उनके परिप्रेक्ष्य समझने के आधार पर बने, कि मतलब अध्यापक ने बच्चे के बारे में अच्छा समझा तो उसको अच्छा देना है, नहीं समझा तो नहीं देना। तो ये तो बात भाई बिल्कुल ही गलत है, ये टीचर सेंटर्ड नहीं है, आपका स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है, द टीचर लीड द स्टूडेंट फॉलो पैसिवली, तो बच्चे को तो आपको पैसिव रखना ही नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत, आप मतलब देखते ही ये तो ऐसे ही जाएगा। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू लर्न फॉर एग्जाम्स, क्या एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे भाई, ये तो नेगेटिव टैग वर्ड है। आपको बच्चे को एग्ज़ाम के लिए थोड़े पढ़ाना है कि उसको जाके पास होना है। दैट मीन्स इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट आर टेकन केयर ऑफ एंड दे फील वैल्यूड। बच्चा किसी भी कास्ट, क्रीड, सोसाइटी, सोशल, कल्चरल बैकग्राउंड से आए, यू मस्ट एज अ टीचर यू मस्ट हैव टू फील देम वैल्यूड, कि आपकी सभी चीज़ों को वैल्यू कर रहे हैं, रिस्पेक्ट है। ठीक, next is your question number 4. A child is shown a 3D model of 3 mountains. अब मान लीजिए एक 3D मॉडल दिखाया गया है, 3 मान लीजिए ये 3D मॉडल है भाई, माउंटेन्स है, ये मान लीजिए कि आपके माउंटेन्स हैं। ठीक है, अब ये माउंटेन्स के 3 3D मॉडल दिखाए गए हैं। Another person is looking at the model from a different position. अब जैसे कोई मॉडल है, सामने से देखने पे अलग दिखता है, पीछे से देखने पे अलग दिखता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए कि अगर आपका घर है वो 3D में ही तो होता है। सिंपल से आपने बिल्डिंग बनाया तो सामने तो कुछ और दिखेगा, पीछे से देखने वाले को कुछ और पोस्टर्स दिखेंगे, बगल से देखने वाले को कुछ और, कुछ इस तरीके से। द चाइल्ड इज आस्क्ड टू डिपिक्ट द अदर पर्सन व्यू ऑफ द मॉडल बट इज़ अनेबल टू डू करेक्टली। अब एक बच्चा है जो कि कह रहा है कि वो जो पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको डिपिक्ट करने को, बट वो उसमें अनेबल हो पा रहा है। तो प्याजे के अनुसार ये किस चीज़ का इलिस्ट्रेशन बच्चा कर रहा है। एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D, जिसको हम 3 डायमेंशन कहते हैं, मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक विभिन्न जगह से देख रहा है, तो अलग जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र में देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है। ठीक, कि मतलब अगर बच्चा सामने से देख रहा है और वो व्यक्ति पीछे से देख रहा है, तो बच्चे को कहा जा रहा है कि अब जो व्यक्ति आपको बता रहा है उस चीज़ को बनाओ, बट बच्चा उसको बार बार बताने पर भी सही नहीं कर पा रहा। तो प्याजे के अकॉर्डिंग ये क्या है, ईगोसेंट्रिज्म है, एनिमिज्म है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ एलिमिनेशन सीखिए, कैसे करेंगे। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, अगर उसकी हाइपोथेटिकल थिंकिंग जनरेट हुई होती तो ये सिचुएशन ही नहीं होती ना, क्योंकि बच्चा तो अभी उसके अंदर क्या है, वो उसको बना नहीं पा रहा है। अगर उसके अंदर थिंकिंग जनरेट तो वो सोचता कि आगे से ऐसा दिख रहा है तो पीछे से इसका पोस्चर कुछ और होगा, राइट। एनिमिज्म, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा कह रहा है कि नहीं भाई ये जो माउंटेन है उसमें लिविंग थिंग ऐसे कुछ चीज़ें हैं, वो तो कह नहीं रहा है। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। अब बचता है 2, एक ऑब्जेक्ट परमानेंस और एक ईगोसेंट्रिज्म, जिसमें मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन होगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस, अब हम पहले इस पर बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु अस्थायित्व। ये वो अवस्था है कि इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक आउट ऑफ साइट, एक आउट ऑफ माइंड। बच्चे के पास कोई चीज़ है
और आपने उसको गायब कर दिया। अब बच्चा सोच रहा है कि वो चीज़ एग्जिस्टेंस से ख़त्म हो गई, बट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका सेंसरी मोटर स्टेज की क्वालिटी होती है, तो एंड आने पे उसके अंदर ये भाव घट जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है, तो इसका ऑप्शन जो एकदम करेक्ट है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ईगोसेंट्रिसिज्म, जिसको हम अहम केंद्रितावाद कहते हैं। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा कि वो बच्चा जो है वो विभिन्न दृष्टि, जो व्यक्ति की दृष्टि है उससे नहीं बना पा रहा है, तो इसीलिए किसको दर्शा रहा है, ईगोसेंट्रिज्म को दर्शा रहा है। ठीक, क्यों ईगोसेंट्रिज्म है, क्योंकि बच्चा बार बार जो ड्राइंग कर रहा है, जो ड्रॉ बना रहा है, उस बच्चा बार बार जो आपका माउंटेन बना रहा है वो अपना ही माउंटेन बना रहा है, जो वो सामने से देख रहा है, पर्सन का नहीं बना रहा है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अभी भी है कि मैं जो देख रहा हूँ पूरी दुनिया उसी चीज़ को देख रही है, मैं जो सोच रहा हूँ दुनिया भी वैसा ही सोच रही है, जिसका मतलब है उसके अंदर अभी ईगोसेंट्रिज्म का गुण है। ठीक, जीन पियाजे प्रपोज दैट, देखिए जीन पियाजे, चॉम्स्की, वाइगॉस्की, गार्डनर, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिन पे अगर अभी तक आपने थियरी पूरी कंप्लीट नहीं पढ़ी है तो उसको आप जा करके पढ़ लीजिए। चैनल पे आप सर्च कर लेंगे जीन पियाजे थियरी बाय प्रिया सिंह या फिर राजर्षि क्लासेस, तो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा खोजने पर। ठीक, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी। ठीक, जीन पियाजे प्रपोज दैट चिल्ड्रन थिंकिंग इज़ fill in the blanks that of adult, it is important question। इनका कहना है कि जो बच्चों के सोचने की जो चीज़ें, प्रक्रिया है वो वयस्कों से not different from, अलग नहीं होती है, qualitative different from, quantitative different from, या फिर quite similar to। देखिए क्वेश्चन आपका ये इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे। ठीक, तो इसका आंसर आपका होगा कि जो बच्चों के सोचने की प्रक्रिया होती है ना, वो हम एडल्ट्स के बराबर ही होती है, बट उसमें डिफरेंस कहाँ होता है, गुणात्मक रूप में, क्वालिटेटिवली डिफरेंस होता है। सोचते हम अमाउंट में सेम है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो बात कह रहा है कि जितना, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लेती हूँ कि अगर हम दिन भर में 10 लाख थॉट्स हमारे ब्रेन में आ रहे हैं, 10 लाख तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, तो ये 10 लाख एक छोटे बच्चे के दिमाग में भी आएंगे, बट अंतर कहाँ होगा, जो उसकी क्वालिटी होगी ना, क्या होगी, क्वालिटी, इसमें अंतर आएगा कि आप अपने करियर से संबंधित, पढ़ने से संबंधित सोचेंगे और बच्चा किसी और चीज़ से संबंधित सोचेगा, खेलें कैसे, ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो है प्रकार अलग होगा, काइंड अलग होगा, बट अमाउंट जो है वो आपका सेम रहेगा। तो क्वालिटेटिव डिफरेंट होता है एक बच्चे का सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। देखिए आगे, वाइगॉस्की, लेव वाइगॉस्की रिफर टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू ऑन हिज ओन एंड व्हाट कैन बी अकम्पलिश्ड विथ सम असिस्टेंस एज। सो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि वाइगॉस्की में आपको बार बार बताया जाता है कि कुछ ही इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, उन्हीं टर्म से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। तो लेव वाइगॉस्की ने इसके बीच के अंतर को किस रूप में संबंधित किया है। तो इंटेलिजेंस, तो भाई इन्होंने इंटेलिजेंस जैसी तो कोई बात ही नहीं करी, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गया आपका। ठीक, नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये कुछ ठीक ठाक लग रहा है। स्कैप फोल्डिंग, भाई उसमें सहायता देने की बात तो की जा रही है, लेकिन क्या सिर्फ सहायता की बात की जा रही है, नहीं, वह स्वयं से क्या कर सकती है वो भी इंक्लूड है, प्लस हेल्प भी इंक्लूड है। एडेप्टेशन, समायोजन करे तो समायोजन तो ठीक है वो करे, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, अंतर को किस रूप में कर रहा है, डिफरेंस की बात कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बी एकदम सही है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या, इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन नॉट डू। अब वो जो डूइंग कर सकती है वो खुद से भी कर सकती है, हेल्प के साथ भी कर सकती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ZPD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग, व्हेनेवर इट कम्स इनटू योर माइंड कि रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक अध्यापन, तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए वाइगॉस्की, बिना सोचे समझे। रेसिप्रोकल टीचिंग वाइगॉस्की की कौन सी थियरी है, अब बताइए, यहाँ डायरेक्ट वाइगॉस्की का नाम तो दिया ही नहीं है, तो वाइगॉस्की की थियरी को हम SCL कहते हैं कि नहीं, SCL थियरी, सोशियो कल्चरल थियरी,
या लैंग्वेज को भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना कि लैंग्वेज एक ग्रेटेस्ट टूल है ह्यूमन कम्युनिकेशन का। तो एससीएल थियरी किसकी है? एससीएल थियरी है वाइगॉस्की की, और वाइगॉस्की की थियरी में ही रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक अध्यापन की बात की जाती है। तो आंख बंद करके आप यहाँ पे सोशियो कल्चरल अप्रोच को टिक करके आएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग टू हेंस डेलिमा, हेंस डेलिमा जो है, जो डेलिमा दी गई थी रूही से, स्टीलिंग द ड्रग इज़ रॉन्ग, तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस बनाई गई थी। तो जो कोहलबर्ग की जो विकास की अवस्थाएं हैं, तो उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बट उसमें हेंज का एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा प्रमुख तौर पे देखा जाता है। कुछ उसके सिचुएशंस थी। तो एक बच्ची है रूही जो कह रही है स्टीलिंग द ड्रग इज़ रॉन्ग अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कि उसको उस दवाई को नहीं चुराना चाहिए था चाहे कंडीशन कुछ भी रहे, बिकॉज इट इज़ रॉन्ग टू स्टील, क्योंकि चोरी करना बुरी बात है। अब लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग रूही की जो मोरल डेवलपमेंट स्टेज है वो कौन सी है? ठीक, देखिए हेंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी किसी परिस्थिति में भी करना गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार रूही जो है वो किस स्तर पर है? तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल। तो देखिए एलिमिनेट करते चलेंगे हम। प्री कन्वेंशनल लेवल पनिशमेंट ओबीडियंस, तो भाई रूही में पनिशमेंट और ओबीडियंस जैसी कोई चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रही कि हेंज इसलिए नहीं कर रहा है। तो अगर रूही ये कहती कि हेंज को दवा या ड्रग इसलिए नहीं चुराना चाहिए क्योंकि उसको पनिशमेंट मिलेगी, तब वो इस स्टेज में होती। नेक्स्ट है प्री कन्वेंशनल का दूसरा, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। तो ऐसा भी नहीं है कि हेंज ने इसलिए किया ताकि उसको कोई अच्छा वो करे, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है कन्वेंशनल, जो आपका पारंपरिक है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो ये ठीक है क्योंकि इसमें उसका मानना है रूही का कि उसको इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना क्या है, गलत है। एक है पोस्ट कन्वेंशनल, जो आपका उत्तर पारंपरिक होगा। तो उत्तर पारंपरिक में जो दोनों आते हैं वो दोनों के दोनों जो हैं आपके राइट से थोड़े अलग हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे हम एक में मासेस की बात करते हैं और एक में राइट से थोड़ा अलग जा सकते हैं। तो द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये एकदम सही है, कन्वेंशनल लेवल पे है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन पे। ठीक, क्योंकि उसको लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना सबके जो है सबको सोसाइटी में करना चाहिए। रूही अभी उस मोरल डेवलपमेंट के स्टेज पर है। व्हाट डज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अब देखिए दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एक इंटरपर्सनल और इसी का एक दूसरा आ जाएगा इंट्रापर्सनल। थोड़ा ही अंतर है इंटर और इंट्रा में, ठीक है, वर्ड्स में, बट दोनों के मतलब में बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो हार्वर्ड गार्डनर में क्या कहा गया है। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं इंटर की, तो इंटर का मतलब याद रखिए सेल्फ। इंटर का क्या मतलब होगा भाई? सेल्फ से, मतलब कि जब आप खुद की चीज़ों को जितना अच्छे से पहचान पा रहे हैं, अवेयर हैं अपने इमोशंस के बारे में, अपने स्वभाव के बारे में, अपने हर एक चीज़ों के बारे में, ठीक, जब आप उसको पहचान पा रहे हैं, ठीक, तो वो क्या है आपका इंट्रा। क्या होगा? इंट्रा, जी हाँ। और जब आप इंटर की बात करते हैं तो इंटर का मतलब है कि अब यहाँ पे इंटर जब भी आएगा तो याद रखिएगा हमेशा दो लोग होंगे। जो काउंसलर्स होते हैं उनके पास इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ही होती है। इंटर का मतलब होता है दो, याद रखिए इंटर का मतलब दो। जब आप सामने वाले के बुद्धि, विवेक, व्यवहार, स्वभाव, इन सभी चीज़ों पे क्या कर पाते हैं, उसको महसूस कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं कि सामने वाला अगर कोई बात कर रहा है तो आप उसको ईजिली समझ पा रहे हैं, उसके साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं, उसकी बातों को समझ करके उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, देन यू हैव अ गुड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और इंट्रा होगा तो क्या होगा? अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, इंट्रा में। और जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या है? इंटर। तो इंटर में हमेशा याद रखिए, इंटर पास करेंगे तो अपने दो दोस्तों के साथ या फिर आपके साथ कोई और भी है तो दो आप याद रखिए इंटर में। अब आइए, एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट कॉम्प्लेक्स इनर फीलिंग एंड टू यूज़ दैम गाइड वंस ओन बिहेवियर। तो अभी मैंने आपको बताया है कि ओन बिहेवियर होगा तो वहाँ पे इंट्रा होगा, इंटर में दो लोग चाहिए। एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशन एंड इंटेंशंस ऑफ अदर। दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचाने तथा उचित तरीके की प्रतिक्रिया करने की योग्यता, ठीक है।
एबिलिटी टू यूज़ द बॉडी स्किलफुली फॉर एक्सप्रेसिव एज वेल एज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो भाई बॉडी को स्किलफुली हमें यूज़ करना है, ये तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसे ही जा रहे हैं। एबिलिटी टू परसीव द विजुअल स्पेशल वर्ल्ड एक्यूरेटली, तो हमें परसीव करने से मतलब नहीं है इंटर और इंट्रा का, तो बचते हैं पहले और दूसरे वाले। अब देखिए इन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए एक में ओन शब्द का यूज़ किया, अगर आप समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि ओन फीलिंग, अगर बच्चा थोड़ा भी कंफ्यूज है इंटर और इंट्रा में तो वो चला जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है अदर्स। तो अब देखिए अभी हमने बताया कि जब भी आएगा इंटर पास करें हैं तो सिंगल नहीं, अकेले नहीं करेंगे, दो लोग को लेकर करेंगे। तो इंटर में हमेशा दो होगा, दो का मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि बात की जा रही है कि जब आप दूसरे के टेम्परामेंट, मोटिवेशन, मनोभाव, स्वभाव सब कुछ को समझ पा रहे हैं आसानी से। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनईपी से बहुत क्वेश्चन आएगा, आने वाले टाइम में भी आपका जो पेपर है 2023-24 में होगा, उसमें भी पेपर में क्वेश्चन ज़रूर देखने को आएगा। देखिए एनईपी जो है प्रपोज करती है इंक्लूजन, इंक्लूजन आप सभी को पता है समावेशन, जिसमें हम सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करेंगे। ठीक, ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन को पढ़ते ही ये तरीका है, जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्प्लिट करके मतलब समझने की कोशिश किया करिए, फिर आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब यहाँ दो शब्द आया, एक इंक्लूजन और एक असेसमेंट, जो अपने आप में बहुत ब्रॉड मीनिंग रखते हैं। इंक्लूजन करना है हमको और साथ में असेसमेंट कैसे करना है, दोनों चीज़ों पे बात किया जा रहा है। ठीक, तो अब देखिए जब हम इंक्लूजन कर रहे हैं तो अब ऑप्शन के तहत हमको जाना होगा, ऑप्शन में क्या गिवन है और उसमें से बेस्ट को चूज़ करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स के समावेशन को प्रस्तावित करती है। तो भाई किसके समावेशन को प्रस्तावित करेगी, समूहकार और स्व आकलन। बात तो ठीक कह रहा है कि ग्रुप वर्क प्रोत्साहित किया था, सेल्फ असेसमेंट भी ठीक है। प्रोजेक्ट एंड स्टैंडर्ड टेस्ट, प्रोजेक्ट तो फिर भी ठीक है भाई, लेकिन स्टैंडर्ड टेस्ट लगा के इनकी इस ऑप्शन को आपको यहीं एलिमिनेट करना है, ये गलत है। स्टैंडर्ड टेस्ट बहुत ही गलत बात, फिर से देखिए स्टैंडर्ड टेस्ट आ गया, तो स्टैंडर्ड टेस्ट आ गया दो जगह, तो ये तो बी और सी तो ऐसे ही चले गए। अब नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जिसको हम एनआरटी और सीआरटी कहते हैं, एक आपका है कि नॉर्म्स पे आधारित और एक आपका है क्राइटेरिया पर आधारित। तो है तो ये ठीक बात, लेकिन जब असेसमेंट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो बेस्ट अभी आपको दिख रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कि बच्चे को खुद का आकलन करने का भी स्पेस देंगे, मौका देंगे, और जब बच्चा अपनी गलतियों से खुद सीखेगा तो वो अच्छा कार्य करेगा, और ग्रुप में वर्क करेगा तो इससे पीयर लर्निंग भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या है, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। क्लियर, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। फॉर द पर्पज़ ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, अब यहाँ पे समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य में ध्यान रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड अ टीचर डू। कंसिडर स्कोर बेस्ड ऑन करेक्ट आंसर ऑन अ क्विज, तो उसको मतलब स्कोर पे देखना चाहिए कि भाई कौन सा सही किया है कौन सा गलत, उसके हिसाब से। तो ये तो पढ़ने में ही आपको समझ में आ रहा है कि भाई आंसर्स में एग्ज़ाम हो गया, कहीं लिख दिया कि आंसर चेक करके स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया, ऑल आर नेगेटिव टैग वर्ड्स, कहीं भी दिखे तो हमेशा क्वेश्चन के साथ उसको आपको पॉजिटिविटी वो नहीं है, वो चीज़ पॉजिटिव नहीं है, बच्चे के राइट्स में नहीं है। ठीक, मतलब बच्चा जो है अगर चीटिंग करके भी तो दे सकता है आंसर, तो मतलब आपने उसके आधार पे किया तो बच्चे का मूल्यांकन सही से नहीं हुआ। कंसिडर ओनली द एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन, तो भाई ये तो बहुत ही गंदी बात है कि आप बच्चे के सिर्फ एरर्स को ध्यान दे रही हैं, उसके एफर्ट्स को ध्यान देना है हमको। ठीक, कंसिडर आउटकम एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी अच्छी बात है कि विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना। यूज़ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, तो भाई ऑल स्टूडेंट के लिए वो भी, तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो वैसे ही हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी सबसे ज़्यादा बेटर है, जो बच्चे के वेलफेयर में जा रहा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा वो सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं, उस पर विचार विमर्श करना। तो देखिए इसको बार बार इतना पढ़ने का और क्वेश्चन को जैसे मैं पढ़ रही हूँ उसके बाद स्प्लिट करके और ऑप्शन को हटाना, ये आप सीख लेंगे तो उस दिन आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपका व्यवहारिक ज्ञान है जो आप वहाँ पे फेस करेंगे। होता क्या है कि हम पहला लाइन पढ़ते हैं,
इंग्लिश या हिंदी जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम दिमाग से उतना सोचते नहीं हैं, हम सोचते हैं कि जो हम रट कर आए हैं, जो रटा हुआ है उसी को पढ़ें, और पढ़ करके हम कई बार गलत हो जाता है जिसकी वजह से हमारा आंसर। तो ऐसी चीज़ नहीं करनी है, आपको इस प्रकार से एक एक ऑप्शन को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको फैक्चुअल कम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीटेड ज़्यादा देता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको बेस्ट प्रोबेबल आंसर देना है, और बेस्ट आंसर जानने के लिए यू हैव टू रीड ऑल द गिवन ऑप्शंस। ठीक, सबको पढ़ना है आपको, तो इसको ध्यान रखिए। और साथ में मैं धीरे धीरे अभी पढ़ रही हूँ क्योंकि आपको समझा रही हूँ, आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेट करके, तब आपका पेपर एग्ज़ाम में आप टाइम पे कर पाएंगे, छूटेगा नहीं। जल्दी जल्दी करके, जैसे आप अगर पढ़ रहे हैं, ठीक, 2 से 3 पेपर सॉल्व करते करते आपकी हैबिट हो जाएगी। प्रैक्टिस में रखिए, कम से कम अभी अगर जुलाई में भी सीटेट हो रहा है, आपका अप्रैल लास्ट चल रहा है, ठीक, तो आप कम से कम हफ्ते में 2 पेपर, या अगर आप बिज़ी हैं तो 1 पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। ठीक, उससे क्या होगा, नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरी ही वीडियोस देखिए, मैं अपडेट जो है कोशिश कर रही हूँ। अभी मेरा भी स्केड्यूल काफ़ी बिजी हो गया है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है 15 क्वेश्चंस का ही लेकर आऊँ, तो आप इसको भी देख सकते हैं, या और भी कई जगह हैं, कई यूट्यूब चैनल्स हैं, आप वहाँ से भी उस चीज़ को कर सकते हैं। बात बस इतनी सी है कि आप तैयारी छोड़िए मत, क्योंकि छोड़ने से क्या होता है, जो गैपिंग होती है ना, तो वहाँ पे फिर उसको फिल करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही इंटरेक्ट करिए, ठीक, और क्वेश्चंस को पढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि काफ़ी बार नॉलेज होने के बाद, रटा होने के बाद हम गलत करके आते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। तो इस आर्ट को थोड़ा सीखिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन मैनी केसेस यंग गर्ल्स रेदर देन बॉयज़ एंड एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म हाउस होल्ड कोर्स एंड सिबलिंग केयर इन एब्सेंस ऑफ देयर मदर। बहुत बार देखा गया है कि मम्मी कहीं चली जाए या मम्मी नहीं है, तो जो बड़ी बहन है या जो भी लड़की है घर में, अगर वो छोटी भी है, तो भाई घर का काम उसको देखना है, अपने सिबलिंग्स भाई बहन का ध्यान उसको रखना है। अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को घरेलू कार्य को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। अब ये जेंडर से एक क्वेश्चन आया है, अब ये है क्या? ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर रूढ़िवादिता है, आपका जेंडर इक्विटी है, जेंडर निष्पक्षता है, जेंडर इक्वालिटी है, या जेंडर रेलेवेंस है। अब जब आप एग्जाम में इसको पढ़ रहे होंगे ना, तो स्टीरियोटाइप क्या होता है तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए। इक्विटी का मतलब क्या है, इक्वालिटी का मतलब क्या है, ये आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करें तो ठीक है भाई, ये स्टीरियोटाइप में है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बस मेरे ही घर हो रहा है या आपके घर ही ऐसा हो रहा है, ये नॉर्मली है और काफ़ी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि ठीक है मम्मी नहीं है तो तुम हो ना, ठीक, दीदी है ना, तो ये काफ़ी टाइम से चला है। तो हो सकता है ये स्टीरियोटाइप हो, बट अभी हम अदर ऑप्शंस को भी स्टडी करेंगे। जेंडर इक्विटी, भाई इक्विटी निष्पक्षता जैसी कोई चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कभी कभी इसमें ये लिखता है कभी कभी लड़के भी देख लेते हैं और कभी कभी लड़कियां भी देख लेती हैं, तब ये निष्पक्षता होता। इक्वालिटी, क्या ये समानता की बात कर रहा है? तो समानता की बात तो ये कर नहीं रहा है, तो 2 लोग तो ऐसे ही चले गए। जेंडर रिलेवेंस, तो क्या ये जेंडर प्रासंगिकता की बात है? तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप की बात कर रहा है, रूढ़िवादिता की बात कर रहा है। रूढ़िवादिता अब होता क्या है कि जो आपका जेंडर बायस होता है ना, जेंडर बायस मतलब कि किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव होना, वो झुकाव जब आपके एक्शन में दिखने लगे, दैट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग अलग से नहीं आता है, वो एटीट्यूड जो कई सालों तक पहले तो दिमाग में रहता है और फिर आपके एक्शंस में दिखने लगता है, वो दिखेगा तो वो रूढ़िवादी हो जाएगा। ठीक, अब ये पहले टाइम से चली आ रही आपकी सोच है, धारणा है, जो रूढ़िवादिता का रूप ले लेती है। क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following is not a characteristics of progressive education? अब भाई इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं वाले क्वेश्चन पे बार बार बोलते हैं। फोकस ऑन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, तो भाई ये तो हम करते हैं ना, अब यहाँ क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। एनकरेजिंग रोट मेमोराइजेशन, तो रट कर याद करने पर बल देता है आपका सीसी, तो रटकर याद करने पर बल तो नहीं देता है। अब देखिए, काफ़ी बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, रटकर याद करने पर बल नहीं देता है, बट यहाँ क्या पूछा है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा तो है नहीं, वो तो रटकर याद करने पर बल नहीं देता है। तो जब ऑप्शन में भी नहीं पूछा है और यहाँ भी ये यही चीज़ कह रहा है कि सीसी जो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, अगर यहाँ लिखता डिस्करेज रोट मेमोराइजेशन, तब ये आपका ऑप्शन सही होता, बट
और एज पर जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग सही नहीं होता। तो चूंकि आपके प्रोग्रेसिव एजुकेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो आपका ये ऑप्शन सही है फिलहाल के लिए। अभी हम नेक्स्ट भी पढ़ते हैं, एम्फेसिस ऑन कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो बिल्कुल सही बात है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगी शिक्षण पर बल देता है, किंतु प्रश्न में नहीं पूछा है। प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो ये भी बात सही है। इसका मतलब कि जो रोट मेमोराइजेशन है इसको एनकरेज नहीं करता है और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है। तो जो इसका नहीं वाला है, जो गलत ऑप्शन है, वही आपका सही है। ये पूछा इन्होंने क्या है, नहीं है। Which of the following statement about language and thought is correct from the Vygotskian perspective? अब एक और क्वेश्चन यहाँ वाइगॉस्की से पूछा है कि भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगॉस्की परिप्रेक्ष्य से सही है। तो अब देखिए, लैंग्वेज फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शंस, उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करता है, संसाधित करता है। तो ठीक है, ये बात सही है, कहीं ना कहीं ये बात आपकी सही है, गलत नहीं है। आगे भी हम पढ़ते हैं, लैंग्वेज हिंडर्स डेवलपमेंट, तो हिंडर नहीं करता है, भाषा से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में बाधा आती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वाइगॉस्की ऐसा नहीं मानते हैं, वाइगॉस्की इसका निगेटिव मानते हैं। लैंग्वेज डज नॉट प्ले एनी रोल, तो भाई ऐसा कोई बात ही नहीं है। वाइगॉस्की का मानना है कि लैंग्वेज और डेवलपमेंट जो है पहले तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल दोनों के दोनों प्ले करते हैं। दो अकर इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, संज्ञान जो है थॉट, संज्ञान जो है वो भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। तो ऐसी कोई बात वाइगॉस्की नहीं मानते हैं। तो देखिए, इसमें तो इजी ऑप्शन उन्होंने दे दिया था, आप आराम से इसको एलिमिनेट भी कर लेंगे। ये डी वाला नहीं होगा, सी नहीं होगा, नहीं बी होगा। ऑप्शन नंबर ए कि लैंग्वेज जो है वो फैसिलिटेट करती है। अब आप याद कैसे रखें, तो लैंग्वेज एससीएल थियरी है ना, तो लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वाइगॉस्की की थियरी में। लैंग्वेज को उन्होंने माना है कि लैंग्वेज इज़ द मैन्स ग्रेटेस्ट टूल, क्योंकि ये आपको कम्युनिकेट करती है। अब आप सोचिए, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो क्या आप और हम कम्युनिकेट कर पाते? नहीं कर पाते, इसी कारण से। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अब यहाँ पे आज का हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, अ टीचर encourages children to talk to their elders and members of community to learn about their heritage। अब टीचर जो हैं वो बच्चे को एनकरेज करती हैं कि आप लोग क्या करिए, बात करिए अपने फैमिली मेम्बर से और कम्युनिटी में बड़े भाई बहनों से, ताकि वो आपको क्या सिखाएं, अपने हेरिटेज के बारे में कुछ बताएं। अब चूज़ द सेट ऑफ ऑप्शन दैट इंडिकेट टीचर बिलीव अबाउट सोशलाइजेशन एंड लर्निंग। अब यहाँ पे एक आपको टॉपिक दे दिया है, अब इन्होंने कहा है कि इसमें से कुछ आपको आगे ऑप्शंस मिलेगा कि इसमें से टीचर का बिलीव जो है वो सामाजिकरण के लिए और अधिगम के लिए बताइए। एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्क और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके विरासत के बारे में सीखें। तो अब उस विकल्प को चुनिए जो सामाजिकरण और अधिगम के संदर्भ में टीचर की धारणा को दर्शाता है। क्लियर? सबसे पहला है रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज दैट चिल्ड्रन गेन थ्रू कम्युनिटी, बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना। तो ये बात तो सही है भाई, ठीक, कि उसको जो है पहचानना है, तो ये सामाजिकरण की बात है, क्योंकि कम्युनिटी जहाँ भी आएगा तो वहाँ सोशलाइजेशन आपका एज इट इज़ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट तो आपका कम्युनिटी हो गया। अंडरस्टैंडिंग दैट लर्निंग टेक प्लेस इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, अब ये बताना कि लर्निंग जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट विथ इट। तो बहुत ही सही बात है, क्योंकि अगर सामाजिकरण है तो ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ स्कूल लाइफ में सीखते हैं, आप बाहर जा कर के भी सीखता है बच्चा। तो लर्निंग जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है, वो आपको आपके लाइफ से आउटर वर्ल्ड से जोड़ने का काम करता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। यह विश्वास के सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है, सही बात है, और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है, ये भी बात सही है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकिंग स्कूल नॉलेज विथ लोकल नॉलेज, भाई ये तो एनसीएफ में भी लिखा गया है कि जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक में है, वो टेक्स्ट बुक जो है कनेक्टेड होनी चाहिए आउटसाइड द स्कूल वर्ल्ड। स्कूल की चार दीवारी से बाहर भी आप उसको अप्लाई कर पाएँ, उसको यूज़ कर पाएँ, तभी तो बच्चा कनेक्ट होगा। जब उसको बाहर हो रही चीज़ें अपने क्लासरूम में देखने को मिलेंगी कि अच्छा ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो उससे उसका ज्ञान भी लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका सही है। गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू स्कूल नॉलेज, अब देखिए ये लिमिट कर दिया। अब ये ऑप्शन ही आपको पढ़ के ऐसा महसूस हो रहा है कि विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व देना। क्यों भाई? बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको आउटसाइड द क्लासरूम मिलती है,
इनसाइड द क्लासरूम तो आप बहुत हद तक थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करते हैं, बट जो व्यवहारिक ज्ञान है वो आपको बाहर का समाज ही तो सिखाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं स्कूल नॉलेज पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, तो ये पॉइंट आपका सही नहीं है। अब देखिए अब ऑप्शन में क्या क्या देता है वो देख लेते हैं। 1 ओनली, तो सिर्फ 1 तो नहीं होगा। 1 एंड थर्ड, तो 1 एंड थर्ड सॉरी सेकेंड एंड थर्ड, देखिए सेकेंड थर्ड तो ठीक है, हमारा फर्स्ट भी सही है तो उसको भी हम लेंगे। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, देखिए फोर्थ को बस हम एलिमिनेट करेंगे क्योंकि फोर्थ बस हमारा निगेटिव था, तो डी ऑप्शन ऐसे गया। और ये इसको हटा दीजिए और इसको, क्यों? क्योंकि हमारा थर्ड ऑप्शन गलत नहीं है। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमने सिर्फ किसको एलिमिनेट किया है, स्कूल नॉलेज को एलिमिनेट किया, जिसमें उसकी बात कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को करेंगे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते होगा कि आपको हैबिचुअल हो जाएंगे, तब आपको दिक्कत नहीं होगा एलिमिनेट करने में। हमेशा एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में याद रखिए कि सबको पढ़ने से पहले उसको पढ़िए, उसको देखिए जिसको आपको एलिमिनेट करना है, जो जिसका संबंध उस प्रश्न से नहीं है पहले उसको हटाइए, फिर आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए ही इतना ही रखते हैं। अगर इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और अगर आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं, आपको जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। इसके साथ ही अगर कोई थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी थ्योरी है जो आपको नहीं समझ में आए तो उसको कॉमेंट करके बताइए, मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगी कंप्लीट करूँ। रेदर कि कुछ थ्योरीज़ हैं जो पहले से आपको CDP बाई मास्टर क्लासेस में देखने को मिलती हैं, तो आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल है, मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही है। तो इसके साथ ही अगर अभी तक आप जो है वीडियो देख रहे हैं, वीडियो समझ में आई हो, थोड़ी भी समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और लाइक करने के साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट करें तो राजर्षि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की और वीडियोज़ आएँ तो आप तक मैं ईजिली पहुँचा सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।